दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 साल पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया गया था। हैरत की बात तो यह है कि प्लेन टकराने के फ़ौरन बाद कहीं गायब हो गया। ये 8900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज़ माउंटेन रेंज है, जहाँ 15,000 फुट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज़ का ना मलबा मिला और ना ही डेड बॉडीज़, तो अथॉरिटीज़ के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा इन्होंने ये सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं और इसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीने के बाद, एग्जैक्टली 72 दिन के बाद अथॉरिटीज़ को गायब होने वाले प्लेन की तरफ से एक मैसेज मौसूल हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। कैसे आप सभी लोग। ये योरोगे एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक मौजज़े करके तारीख़ में हमेशा अपने नाम बना रखा है। अक्टूबर 1972 को ये फ़्लाइट योरोगे के 12 कैपिटल मोंटेडियो से उड़ान भरी। जहाज़ में रग्बी के खिलाड़ी थे, जिनको मोंटेडियो से चिली के कैपिटल सेनेटागाओ तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज़ में टोटल 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज़ अर्जेंटीना के ऊपर ही था कि अचानक मौसम की ख़राबी की वजह से इनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोज़ा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इस वजह से किया था क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज़ माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफ़ी ख़तरनाक है और मौसम की खराबी में इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोज़ा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होते ही निकल जाएंगे। पायलट और तमाम पैसेंजर को अगले दिन इन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है, इनका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ़्लाइट 571 ने मेंडोज़ा से टेक ऑफ किया। मैप में देखा जाए तो मेंडोज़ा और इनकी मंजिल सेनेटागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज़ की 15,000 फुट ऊंची पैक्स है। लिहाजा फ़्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह था कि पहले जहाज़ मेंडोज़ा के साउथ में जाएगा अपने हाइट गेन करके, और फिर प्लेन चोन पास के बराबर पहुंच के एंडीज़ की तरफ टर्न करके इन ख़तरनाक पहाड़ियों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोरोकोआ में टर्न करके सीधा सेनेटागो पर जाकर लैंड करेगा। फ़्लाइट 571 के पायलट इसी रूट पर 50 के करीब फ़्लाइट्स मुकम्मल कर रखी थी, लिहाजा इनको अपने पे काफ़ी भरोसा था। मेंडोज़ा ने टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज़ साउथ की तरफ रवाना किया। जहाज़ की हाइट गेन के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा ढक चुका है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया, जो रेडार पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को इसकी लोकेशन बताते रहे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीका भी पायलट इस्तेमाल करते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नॉन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए लोकेशन का पता लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की ज़बान में डेड रैंकिंग कहा जाता है। जैसे ही ये फ़्लाइट 571 प्लांचर के पास पहुंची तो इन्होंने राइट टर्न लिया। अब ये 18,000 फुट की ऊंचाई पर एंडीज़ के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बादल। पायलट पूरी तरह से सेनेटागो एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर पर डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेन चोन पास पहुंचे, फ़्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रेडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रेडार के सिग्नल बहुत कमज़ोर होते हैं। इस मौके पर पायलट ने डेड रैंकिंग के ज़रिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:20 पर सेनेटागो कंट्रोल टावर की रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरोको के ऊपर पहुंच जाएंगे और इनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन भी मांग ली। अब नॉर्मली प्लेन चोन पास से कोरोको तक पहुंचने में जहाज़ को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन इन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज़ कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि इनके पास फ़्लाइट 571 रेडार पर
शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से इनके पास इजाज़त देने के अलावा और कुछ नहीं था। इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असल में पायलट ने जहाज़ को जो लोकेशन कैलकुलेट की है वो गलत है। पायलट समझ रहे थे कि वो कोरोको के ऊपर हैं, लेकिन असल में वो इस वक्त पेलेंचोन पास क्रॉस कर रहे थे और एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 71 को नजर आने लगी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में इनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इन्होंने सफ़ेद बादलों की एयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जी हाँ, इस पॉइंट पर पायलट को अंदाज़ा हो गया कि असल में वो अभी तक एंडीज़ में ही मौजूद है। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने की कोशिश करी। प्लेन की नोज़ अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शायद ये चीज़ थोड़ी पहले कर ली जाती। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज़ से अलग हो गई। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ था। बग़ैर टेल और विंग्स के फ़्लाइट 571 का फ्यूज़लेज बर्फ़ में स्लाइड करता सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठे थे। कुछ ख़ास तौर पर प्लेन के फ्यूज़लेज में 33 पैसेंजर की जान तो बच गई, लेकिन इनको काफ़ी चोटें लगी। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और इसमें से ज़बरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज़ में फंसे हुए थे, जहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते ही जहां तक इनकी नज़र जा रही थी, बर्फ़ से ढके पहाड़ ही नज़र आ रहे थे। सबसे पहले इन्होंने अपने साथियों को बॉडीज़ को बर्फ़ में दफनाने के लिए कहा। इधर प्लेन क्रैश की खबर ने चिली अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया था। फिर इनको ये मालूम नहीं था कि वो असल में अर्जेंटीना में ही क्रैश हुए थे। बग़ैर वक्त ज़ाया किए इन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 4 एयरप्लेन ने हिस्सा लिया। जो लोग पीछे के हिस्सा कटने के बाइस अलग हो गए थे, इनके ज़िंदा बचने के इम्कान तकरीबन नामुमकिन थे। जहाज़ के बच जाने वाले हिस्से में मौजूद अफराद शदीद सदमे और खौफ में मुब्तला थे। इनके सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और खाइयों का सामना था। वहाँ कोई फौरी मदद को नहीं आ सकता था। हादसे के बाद जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को शदीद सर्दी लगी, खुराक और पानी की कमी का सामना भी करना पड़ा। अब इनके पास इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं था। इनमें से कुछ ने जहाज़ के मलबे को पनाहगाह की तौर पर इस्तेमाल किया और बाकियों ने खुराक की तलाश शुरू की, जो कि इंतहाई मुश्किल थी क्योंकि वो एक बर्फ़ानी सहरा में फंसे हुए थे। इनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, ज़िंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। ये हादसा और इसके बाद के हालात इंसानी अज़म और बका की नाकाबिले यकीन कहानी की मिसाल बन गए। हादसे के बाद ज़िंदा बच जाने वाले अफराद के लिए हालात इंतहाई संगीन हो गए थे। वो अपने बचाव की तमाम उम्मीदें खो चुके थे। जब इन्हें अपने साथ जाने वाला जहाज़ मलबे में तब्दील हो चुका था, सर्दी की शिद्दत, खाने पीने की कमी और सख्त हालात इनके हौसले तोड़ रहे थे। इब्तदाई दिनों में इन्होंने जहाज़ के अंदर मौजूद खाने की चीज़ों से जैसे चॉकलेट, बिस्किट और छोटे मोटे स्नैक्स पर गुजारा किया, मगर ये सामान बहुत जल्द ख़त्म हो गया। चूँकि वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों में मौजूद थे, इसलिए इन्होंने खुराक की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो भूख की शिद्दत ने इन्हें मजबूर किया कि वो एक इंतहाई मुश्किल और गैर इंसानी फैसला करें। इन्होंने अपने मरने वाले साथियों के जिस्म के कुछ हिस्से खाना शुरू कर दिए। ये फैसला इनके लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन जिंदा रहने की खातिर इन्होंने ये कदम उठाया। कई दिन गुजर गए और जब हालात मजीद बिगड़ने लगे, जिंदा बच जाने वाले चंद मुसाफिरों ने फैसला किया कि वो पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर मदद तलब करेंगे। 3 नौजवानों ने हिम्मत करके इस बर्फानी इलाके को अबूर करने का इरादा किया। हालांकि इनके पास ना तो मुनासिब लिबास था और ना ही कोई मखसूस सामान। इन्होंने जहाज़ की सीटों को कपड़े फाड़ा और एक कपड़े बनाए जो ये पहन सकें। ये सफ़र इंतहाई दुश्वार था और ख़तरनाक था। वो तकरीबन 10 दिन तक पहाड़ के दरमियान से गुजरते रहे, रास्ते में शदीद सर्दी और भूख का मुकाबला करते हुए बिलाखिर एक वादी में पहुँचे, जहाँ इन्होंने ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आने लगे। यहाँ इन्हें सबसे पहले एक नदी मिली, जिसका पानी इन्होंने बड़ी शिद्दत से पिया। नदी के दूसरे किनारे पर एक मकामी आदमी घोड़े पर सवार नजर आया। आदमी ने इन्हें देखकर एक कागज़ और कलम पत्थर पर लपेट कर फेंका। इन्होंने जल्दी इस कागज़ पर अपनी सारी सूरत-ए-हाल लिखकर वापस फेंक दिया। ये मकामी शख्स फौरन इस पैगाम को लेकर हकाम के पास पहुंचा। पहले तो हकाम को यकीन नहीं हुआ कि इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई जिंदा कैसे बच सकता है, लेकिन पैगाम के मुताबिक इन्होंने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 27 दिसंबर
1972 को यानी हादसे के 72 दिन बाद ये 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के साथ इनकी निशानदही के मुताबिक हादसे की जगह पर पहुँचे। जब पायलट्स ने इन पहाड़ों की मुश्किल तरीन बुलंदियों को देखा तो वो हैरान रह गए कि इन 2 नौजवानों ने आखिरकार ये पहाड़ सैर कैसे करा। आखिरकार फोसिल्स में मौजूद तमाम जिंदा बच जाने वाले रेस्क्यू कर लिया गया। मरने वाले साथियों की लाशों को वहीं दफना दिया गया, जिस पर कुछ पत्थर रख कर एक यादगार बनाई गई जो आज भी वहां मौजूद है। ये यादगार हमें याद दिलाती है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को शिकस्त दे सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इससे पिछली वीडियो देखना मत भूलना, जो कि है डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब क्या है वो आपको उस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वो वीडियो देखना मत भूलना जो सामने दिख रही है। अल्लाह हाफिज़।